और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं अहमदाबाद विमान हादसे की। जिस विमान में हादसा हुआ वो बोइंग का 7878 ड्रीमलाइनर था। इस हादसे के बाद से ही बोइंग कंपनी का ये मशहूर विमान आलोचकों के निशाने पर है और अब डीजीसीए ने बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच के आदेश दे दिए हैं। बोइंग 787 पहले भी कई बार सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन इस बार हादसा इतना बड़ा है कि एक्शन लेते हुए डीजीसीए ने बोइंग के 787/8 बेड़े के सभी फ्लाइट्स की सेफ्टी चेक करने का आदेश दिया है। यह अतिरिक्त जांच 15 जून से शुरू होगी। इस जांच में सुरक्षा के हर मानक के साथ साथ टेक ऑफ के मानकों की भी जांच होगी। साथ ही आदेश में कहा गया है कि विमान के पावर सिस्टम से लेकर फ्यूल और टेक ऑफ की सभी सेफ्टी चेक की रिपोर्ट समीक्षा के लिए डीजीसीए को सौंपी जाएगी। बता दें कि 2009 में लॉन्च होने के बाद से ही बोइंग 787 पर सवाल उठते रहे। इन्हीं सवालों की वजह से कई बार बोइंग 787 को उड़ने की इजाजत तक नहीं मिली। वहीं इस मामले में सिविल एविएशन मंत्रालय ने भी हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, जो इस मामले की जांच कर 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। कमेटी हादसे के कारणों की जाँच करेगी, हादसे से बचने के लिए दिशा निर्देश और सुझाव देगी। कमेटी में एविएशन एक्सपर्ट से लेकर कानूनी जानकारों को भी शामिल किया गया है। हाल ही के सालों में ड्रीमलाइनर 7878 से जुड़ी तकनीकी खराबी जैसे हाइड्रोलिक लीक, फ्लैप संबंधी समस्याएं और आपातकालीन लैंडिंग की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। अहमदाबाद के हादसे से पहले भी बोइंग विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन बोइंग को लेकर सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब पिछले साल अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 7379 मैक्स फ्लाइट का इमरजेंसी डोर हवा में ही खुल गया। पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहा प्लेन टेक ऑफ के बाद जब 16.32 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया, जिसके बाद विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। संयोग ठीक था कि यात्रियों की जान बच गई, लेकिन इस मामले को लेकर तत्कालीन बोइंग के सीईओ डेविड कैलहोन को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा, जिसमें बोइंग की सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल हुए। I don't think the problem's with the employees. Oh, it's Actually, not. It is yeah, not. I think the problem's with you. You. It's the C-suite. It's the management. It's what you've done to this company. That's where the problem is. The problem's at the top. Your engineers, they're probably the best in the world. Your machinists, they're outstanding. You're the problem. तो विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर पिछले साल बोइंग के एक इंजीनियर ने सुरक्षा में समझौते को लेकर कई सवाल भी खड़े किए थे और कंपनी पर सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया था, लेकिन सवाल उठाने वाले के खिलाफ ही कंपनी ने एक्शन ले लिया। बोइंग इंजीनियर सैम सालेहपोर ने करीब 2 दशकों तक बोइंग में काम किया। इस दौरान वो बोइंग की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखे। सैम सालेहपोर ने आरोप लगाया कि बोइंग अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट के निर्माण में शॉर्टकट अपनाती है। मुख्य हिस्से को जोड़ने में उचित तरीका नहीं अपनाया जाता। बोइंग विमान के हिस्से अलग से बनाती है, फिर इन्हें जोड़ती है। इस कारण इसमें कई गैप आ जाते हैं, जो इसकी उम्र तो घटाते ही हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा भी उत्पन्न करते हैं। इससे कुछ हजार उड़ानों के बाद ये विमान बीच से टूट सकता है। सैम सालेहपोर ने ये भी चेताया कि जैसे जैसे विमान पुराने होते जाएंगे, जोखिम बढ़ता जाएगा। तब बोइंग ने कहा था कि ड्रीमलाइनर की सुरक्षा के व्यापक परीक्षण में सुनिश्चित किया गया है कि उड़ान की तत्काल सुरक्षा जैसा कोई मुद्दा नहीं है। बाद में बोइंग इंजीनियर की आशंका के बाद अप्रैल 2024 में अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने कहा था कि इन दावों की जांच हो रही है, लेकिन सवाल उठाना सैम सालेहपोर को भारी पड़ गया। कंपनी ने उनको दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया था। तो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जब एयर इंडिया का प्लेन टकराया तो उसका मंजर बेहद खौफनाक था, जिससे पूरे मेडिकल कॉलेज में ही हड़कंप मच गया। जिस वक्त विमान हॉस्टल पर गिरा, उस वक्त मेडिकल कॉलेज के छात्र मेस में खाना खा रहे थे। वहीं उन्होंने इसकी जो कहानी बयां की, वो दिल दहला देने वाली है। आज कल यहाँ पर क्या हो रहा था, आप लोगों को किस तरीके से पता लगा कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर? हम जब आए तब हमने खाली ये धुआं ही देखा था, और जब देखा कि इधर पूरा मतलब मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, तब जब जी एम्बुलेंस निकली तब हम उनके साथ ही बैठ गए थे। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था। फायर ब्रिगेड सब, पुलिस वाले सब थे यहाँ पर, सब लोग आग बुझा रहे थे, सब कर जहाँ लोगों की बॉडियाँ बिखरी हुई थी। विमान के टकराते ही चारों ओर धुएं के साथ आग ही आग थी। इसी भयावह माहौल के बीच डॉक्टर तरुण ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए छलांग लगा दी, जिसमें उनके एक पैर में गंभीर चोट लग गई।
जिसके बाद डॉक्टर तरुण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग बहुत आ गई थी, फ्लैट से निकलना पॉसिबल नहीं था, तो आई जंप थ्रू माय बालकनी, दैट्स व्हाई आई गॉट इंजर्ड। डॉक्टर तरुण ने बताया कि इस हादसे में उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास के कमरे में बड़ी तबाही मची। हमारा सामान इतना नहीं जला है, दूसरी साइड ज्यादा जला। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के हेतल शाह की मां और पिता इंद्रवर्धन जोशी और बहन ज्योति जोशी की भी मौत हो गई। ये परिवार अपनी बड़ी बेटी पूनम से मिलने लंदन जा रहा था, लेकिन चंद सेकंड में ही सब कुछ तबाह हो गया। हादसे ने कुछ ही देर में सब कुछ तबाह कर दिया, जिसके बाद हेतल शाह ने अपने माता पिता के शवों की डीएनए टेस्ट की पहचान के लिए सैंपल दिया। उस वक्त हेतल की आंखें नम थी। रोती हुई हेतल से डॉक्टरों ने डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके मदर फादर थे, वो बड़ौदा में रहते थे। जो घटना बनी है उसमें तो पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। अहमदाबाद विमान हादसे में यात्रियों के शव पूरी तरह से जल गए, उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में पहचान के लिए डीएनए टेस्ट ही एक जरिया है। जिन लोगों का ये प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि सब पहचानना बहुत मुश्किल है, तो डीएनए के माध्यम से हमको थोड़ी आस है, जिसके साथ जो भी हादसा हुआ है तो उनके घर का जो भी सदस्य है उनके पास एक्चुअली एक्यूरेटली मिल सकता है। लंदन में उसकी बड़ी बहन थी पूनम शाह करके, उन्हीं को मिलने जा रहे थे। प्लेन हादसे का शिकार होने के बाद धमाके के साथ फट गया था। ऐसे में जो भी लोग इसकी चपेट में आए वो बुरी तरह से जल गए। यही वजह है कि शवों की पहचान करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये विमान हादसा इतना दर्दनाक था कि लोगों के शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिनकी पहचान करना चुनौती बन गया है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उनके परिजन उन्हें तलाश कर रहे हैं। ये प्रहलाद भाई हैं, जो अपनी पत्नी सरलाबेन और 2 साल की बच्ची को तलाश रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। प्रहलाद भाई की पत्नी उसी हॉस्टल के मेस में खाना बनाती थी जिससे एयर इंडिया का विमान टकराया था। घर में सब लोग बहुत परेशान होंगे। बहुत नहीं सोया, आपकी तो आंखें भी नम हो रही, बच्ची को याद करके। डीएनए सैंपल के लिए खून दिया है क्या? दिया है, सब छोकरा ने दिया है। नहीं, कल से हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। उधर प्रहलाद भाई का बेटा भी अपनी मां और बहन को ढूंढ रहा है। कोई सूचना नहीं मिली, कोई सूचना नहीं मिली। ये हम आगे से परमिशन ले गए। अगर वहाँ पे हो सकते हैं, बेबान की भी अवस्था में पड़े हुए, खाली इतना हमें को बताना है। इस हादसे ने लोगों को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया है, जहाँ पर दर्द और चीत्कार के बीच कुछ लोग अपनों की तलाश कर रहे, इस उम्मीद में कि शायद चमत्कार होगा और वो अपनों से मिल पाएंगे। ऐसे में वक्त बीतने के साथ साथ लोगों के दिलों में खौफ भी बैठता दिख रहा है। विमान हादसे में मारे गए लोगों के शवों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। दरअसल शव इतने विभत्स हालत में हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल है। इस हादसे के बाद डीएनए जांच ही शवों की पहचान का एकमात्र रास्ता है। वहीं प्रशासन ने साफ कह दिया कि बिना डीएनए जांच के किसी को भी बॉडी नहीं दी जाएगी। वहीं सैंपल लेने के लिए अहमदाबाद में डीएनए कैंप बनाया गया है, जिसे कसौटी भवन नाम दिया गया है। यहाँ हादसे के बाद से करीब 50 से ज्यादा परिजन डीएनए सैंपल देने पहुँचे हैं। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, जो डीएनए सैंपल देने आ रहे हैं। डीएनए सैंपलिंग और वो परिजन भी यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है। डीएनए सैंपल ले रही टीम के एक शख्स ने बताया कि रिपोर्ट आने में 72 घंटे का वक्त लगेगा। वहीं कई लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, उन्हें आने में वक्त लगेगा। यहाँ पर क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी इधर वो डीएनए टेस्टिंग का प्रक्रिया चल रही है। वो 72 आवर्स के बाद 72 आवर्स के बाद डीएनए रिपोर्ट आएगा। 72 आवर्स लग जाता है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा, क्योंकि पहले सैंपलिंग होगी और 3 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। विश्वास कुमार रमेश की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग में 242 लोग सवार थे, उसमें सिर्फ विश्वास कुमार रमेश ही इकलौते जिंदा बचे। हादसे में इकलौते जिंदा बचे शख्स विश्वास कुमार कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि आखिर वो इतने भीषण हादसे में जीवित कैसे बच गए। बस अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था।
मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे। अस्पताल में भर्ती विश्वास कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने इस भयावह हादसे के बारे में विस्तार से बताया। गुरुवार को हुए हादसे के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा उस सीट की हो रही है जिस 11A नंबर की सीट पर विश्वास कुमार बैठे थे। लोग इस सीट को अब सबसे सुरक्षित और चमत्कारी सीट बता रहे हैं। खुद विश्वास कुमार भी मानते हैं कि अगर उन्हें 11A नंबर की सीट नहीं मिली होती तो शायद वो भी नहीं बचते, क्योंकि इस सीट के बगल में प्लेन का दरवाजा था जो हादसे के वक्त टूट गया और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल गया। ये जब फ्लाइट क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी, वहाँ थोड़ा पेस भी था। तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, उधर ही क्रैश हुआ था। पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरी नज़र के सामने ही सब। विश्वास कुमार ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि प्लेन उड़ते उड़ते अचानक बंद हो गया और फिर प्लेन के अंदर चीख पुकार मच गई। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश 265 लोगों की मौत के बाद गम में डूबा हुआ है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह का जायजा लेने पहुंचे और घायलों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीधे मेघानी नगर पहुंचे, जहां गुरुवार को प्लेन क्रैश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उन्होंने जाना कि जब यहां विमान क्रैश होकर गिरा था तब यहां हालात कैसे थे। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर और दुखी नजर आ रहे थे। जिन बिल्डिंग्स में विमान गिरने के बाद आग लग गई थी, उन बिल्डिंग्स को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। हादसे वाली जगह पर करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके और इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद थे। इसके बाद सिविल अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे के घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पीएम मोदी ने इस दौरान उन सभी मरीजों से बात की जो हादसे के वक्त मेडिकल कॉलेज की कैंटीन में मौजूद थे। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेन हादसे में इकलौते जिंदा बचे यात्री रमेश कुमार विश्वास का भी हालचाल जाना और उनसे हादसे की जानकारी ली। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी एयर इंडिया की उसी फ्लाइट में सवार थे जो टेक ऑफ करने के साथ ही क्रैश हो गई। रूपाणी के निधन के बाद नंबर 1206 को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। खुद विजय रूपाणी 1206 को अपना लकी नंबर मानते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही 1206 उनके लिए अनलकी साबित हुआ, क्योंकि जब हादसा हुआ तो तारीख थी 12 जून यानी 1206। विजय रूपाणी और 1206 नंबर की चर्चा इसलिए भी जोर शोर से हो रही है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर है क्योंकि उन्होंने लंदन जाने के लिए 5 जून और 10 जून की टिकट कैंसिल करवा दी थी और आखिरकार 12 जून यानी 1206 की फ्लाइट पकड़ी थी। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार विजय रूपाणी पंजाब के चुनाव प्रभारी भी थे। उनके करीबियों के मुताबिक लुधियाना में उपचुनाव की वजह से उनका लंदन दौरा लेट हो गया। चुनावी सरगर्मियों की वजह से उन्हें 5 और 10 जून वाली फ्लाइट कैंसिल करवानी पड़ी। अंक ज्योतिष में रुझान रखने वाले विजय रूपाणी के लिए 1206 काफी लकी था। उनको 1206 नंबर से इतना लगाव था कि स्कूटर से लेकर कार तक उनकी सभी गाड़ियों का नंबर यही होता था। उनकी कार का नंबर था GJHK 03 1206, जबकि उनके स्कूटर का नंबर था GJDE 03 1206।